मालकिन जब दुबई टूर पर गई तो वो अपनी 16 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी इसके सारे काम और इसे सैर करवा लेता था। रात होती तो इसे अपने पास ही सोने देता। मालकिन ने भी मुझे इजाज़त दे दी थी। अगली रात मुझे कुछ नरम महसूस हुआ। मैं कुछ शुरू से बेदार हुआ और मुझे अपने हवास बेहाल हुए कि मालकिन की बेटी मेरे साथ है। मालकिन दुबई टूर पर जा रहे थे, इसीलिए आज सुबह से ही मेरी ज़िंदगी मुश्किल में थी। वो मुझे बार बार कहती रहती थी, नबील मेरा सारा घर तुम्हारे हाथ में है। मैं घर के किसी बंदे पर इतना भरोसा नहीं करती जितना मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरा नाम नबील था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से कहती कि तुम मेरे बेटे हो। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। इसीलिए वो मुझ पर इतना भरोसा करती थी कि वो मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। इसीलिए वो मुझे सब कुछ बता देती थी। वो कहने लगी, नबील देखो, मैं घर में अपनी बेटी नादिया को छोड़ रही हूँ। तुम जानते हो कि इसका बहुत ख्याल रखना है। तुमको पता है ना कि इसको नींद में चलने की आदत है। मैंने सर हिलाया। बेगम साहबा, मुझे मालूम है, मैं बीबी जी की का ख्याल रखूँगा। मिलाकर वो अपने कमरे में सो गई है। नादिया अच्छी उम्र में 16 साल की थी, लेकिन वो थोड़ी सादा और बेवकूफ़ थी और लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी। इसीलिए वो लाड से प्यार करती थी। मैंने मालकिन से कहा कि मैं इसका भी ख्याल रखूँगा, लेकिन फिर मालकिन ने मुझसे कुछ ऐसा कहा, मैं दंग रह गया। वो मुझसे ये कैसे कह सकती थी? उन्होंने कहा कि तुम हर रात मेरी नादिया के पास सोया करोगे। मैंने बीबी जी के कमरे में रहना है। ये सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने कहा, मैं अपनी मालकिन के कमरे में कैसे सो सकता हूँ? आप बात करने से पहले सोच तो लो। ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। मालकिन ने कहा, नबील मेरी बात सुनो। मैंने जो कहा मैंने कहा, तुम नादिया के कमरे में रहो, तुम्हें वहीं सोना पड़ेगा। मुझे मालकिन साहब की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मैं बाहर से इन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने अपने दिल में अपना इरादा कर लिया था, मैं फिर कभी नादिया के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन बेवा थी, लेकिन वो बहुत अमीर थी। मालिक की बहुत सी फैक्ट्रियां थी जिनसे इन्हें काफ़ी आमदनी आती थी। घर का काम खुशसलूबी से चल रहा था और इसकी एक ही बेटी थी जिसे इसने बड़ी खुशी से पाला था। मैं मालकिन के घर काम पर आया तो मालिक साहब अभी जिंदा थे, यहाँ तक कि इनका मालकिन से बहुत प्यार करते थे। ये मोहब्बत की शादी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। नादिया की पैदाइश से चंद माह कबल मालिक एक कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। मालकिन ने पागलों की तरह बोलना शुरू कर दिया था और कहा कि वो किसी भी दिन चली जाएगी, लेकिन मैं इनको छोड़कर दूर नहीं जा सकता था। मेरी उम्र इस वक्त 10 साल थी, लेकिन मालकिन की हालत देखकर मेरे आंसू छलक पड़ते, क्योंकि वो शुरू से ही मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। वो मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद करती थी, इसीलिए मैं इनका गम ना देख सका। जब नादिया की पैदाइश हुई तो मालकिन शुरू में अपने आका को याद करके बेख्तियार होने लगी, लेकिन फिर इनका दिल नादिया के लिए थम गया था। मालकिन के वालिदैन मालकिन की दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती थी और मैं सारी ज़िंदगी इनके नाम पर गुजारूंगी। मालकिन ने फिर ऐसा ही किया। इसने पूरे घर को खुद संभाल लिया। वो तमाम मुलाजमीन की देखभाल करती थी। 14 साल गुजर चुके थे। मैं मालकिन का सबसे वफादार और काबिल मुलाजिम था। मालकिन ने कारोबार मेरे सुपुर्द कर दिया था, लेकिन मैंने कभी एक पैसा भी इधर से उधर नहीं किया था। मैं मालकिन को एक एक रुपए का हिसाब देता था। इस साल मालकिन के वालिदैन दुबई टूर पर जा रहे थे तो मालकिन ने कहा कि वो भी दुबई टूर पर जाना चाहती हैं। ये सुनकर नादिया ने शुरू में ही शोर मचाया और कहा कि वो यहाँ अकेली नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर्स थे तो मालकिन ने कहा, मैं तुम्हारी तालीम को ख़राब नहीं करना चाहती, तुम अगली बार मेरे साथ आना। वो बड़ी मुश्किल से मान गई, लेकिन मालकिन मुझे जो कह रही थी वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने फिर भी बावर्ची को बुलाया और मज़ेदार चाय बनवा दी और बीबी जी को दी। जब मालकिन घर होती तो मैं कभी सोफे पर नहीं बैठता था, ताहम उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा आका और नौकर की तफरीक को बरकरार रखा। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि चूंकि मालकिन चली गई हैं, मैं भी मालकिन की तरह कुछ दिन घर में रहूँगा। मैंने रिमोट कंट्रोल संभाला और टीवी पर चैनल बदलना शुरू कर दिया। मैं अभी तक सोच रहा था कि कौन सा चैनल देखूँ। मैं अभी इस महल से लुत्फानंदोज होने से फारिग भी नहीं हुआ था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और नादिया लाउंज में दाखिल हुई। जब इसने मेरे बैठे हुए अंदाज को देखा तो इसने अपने माथे पर बाल रख दिया और कहा, नबील मामा के घर पहुंचते ही मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम इनकी कीमत की मेज पर पांव रखकर कैसे बैठे हो? ये सुनकर मैं चौंक गया और सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, बीबी जी खुदा के लिए
मालकन से मेरी शिकायत ना कीजिएगा। मैंने फ़ौरन टीवी बंद कर दिया और रिमोट एक तरफ रख दिया। नादिया बीबी टीवी देखने सोफ़े पर आराम से बैठ गई, रिमोट हाथ में ले लिया। वो कहने लगी, अम्मी घर पर नहीं है तो ये मत समझना कि मैं तुम सबको लाड कर दूंगी, माफ़ कर दूंगी। जब तक वो घर पर नहीं है वो इस घर की मालिक है, इसलिए तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। मैंने हाथ जोड़कर सर झुका लिया। जी जी, आपके हुक्म के मुताबिक क्यों नहीं चलेंगे। मैं अंदर ही अंदर जल रहा था। मैंने कभी मालिक की बेटी के साथ एक मिनट भी नहीं गुजारा। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से हर वक्त चिड़चिड़ा रहता था। वो मुझे बाजार में घूमने पर मजबूर करती। वो कहती थी कि तुम मेरे लिए सामान लाओ, ना ड्राइवर जाएगा और ना कोई मुलाजिम। मालकन ने भी इसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इसकी लाडली बेटी थी। वो कहती थी कि नबील जो मालिक कहे वही करो। बावर्ची चाय लेकर आई तो मुझे खरा देकर हंसने लगी और कहा कि तुम इस वक्त बहुत हुकूमत कर रहे थे, अपनी जगह आओ। मैंने इसकी तरफ देखा और बावर्ची को चाय का कप मेज़ पर रखे देखा। नादिया खुशी से चाय पी रही थी जो मैं पी रहा था, वरना सारा दिन बेतरतीब कामों में गुजर गया। रात होते ही मैं अपने कमरे की तरफ चलने लगा तो नादिया ने पूछा, नबील कहाँ जा रहे हो। अम्मी ने कहा था तुम्हें मेरे कमरे में सोना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे मालकन साहब की बात याद आ गई। मैंने शर्मिंदगी से नादिया बीबी की तरफ देखा। मैंने कहा, बेवकूफ़ मालकन, मैं अपने कमरे के अलावा कहीं नहीं सो सकता। घर में कोई नौकर है तो तुम उसे अपने साथ सोने दो। वो कहने लगी कि अम्मी ने कहा था कि सोना है तो इसका मतलब है कि तुम सो जाओगे। चलो शराफत के साथ मेरे कमरे में आओ और कलीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आया लेकिन मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, खराब थी। नादिया अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इस ने लैंप बुझा दिया। कमरे में गुपन अंधेरा था। मेरा दिल धड़क रहा था। बेशक वो 16 साल की थी लेकिन मैं नहीं था। मुझे मौलाना साहब ने अपने जुम्मे के खिताब में एक बात याद आई कि जहाँ एक मर्द और एक औरत है वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं इनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। वो चाहते थे कि खादमा नादिया के साथ सोए। कमरे में एक मध्यम रोशनी थी। मैंने अपनी पीठ पर लेटी नादिया की तरफ देखा तो मेरी नज़र इसके चेहरे की तरफ मबजूल हो गई। वो बहुत मासूम लग रही थी, बिल्कुल खोए हुए आशिक की तरह। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें मजबूती से बंद की, नज़रें हटाकर सोने की कोशिश की, ये सोच कर के इससे पहले के शैतानों का कब्जा हो जाए मैं सो जाऊंगा। अल्लाह का नाम लेते हुए मुझे पता ही ना चला कि कब नींद आ गई। सुबह मैं बुलंद अलार्म पर मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी में उठा तो देखा कि नादिया आधी सोई हुई थी। वो हाथ से अपने कमरे का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने वाली लड़की की तरफ देखा, वो मेरे साथ खेल रही थी। मैं फौरन उठा और इस कमरे से बाहर भागा। वो चला गया। इसे स्कूल जाना था और पेपर्स भी थे। मालकन ने इसे कहा था कि नादिया को ड्राइवर के साथ अकेला भेज दो। चनाचा नादिया तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो ड्राइवर के साथ स्कूल चली गई। इसके बाद मैं हिसाब किताब देखने लगा कि कितनी गंदुम आई, कहाँ पे पिसी गई, कहाँ नहीं। ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। मैं इन कामों में इस कदर उलझ गया कि भूल गया कि मुझे नादिया को वापस लेकर आना था। यहाँ तक कि जिस ड्राइवर के पास मैं जाता था वो नादिया को स्कूल से नहीं लाता था जैसा कि मालकन ने हुक्म दिया था। मैं इतना कहूँगा खो गया था कि मेरे जहन से ये ख्याल ही निकल गया नादिया मुश्किल में होगी और वो पहले ही डरी हुई थी। मेरा फ़ोन बजने लगा तो मैंने नंबर देखा तो वो मालकन का था। मैंने लाशोरी तौर पर फ़ोन उठाया और वो मुझे पर था कि इसने कहा, मुझे नादिया का फ़ोन आया, वो अभी स्कूल में है, तुम इसे लेने क्यों नहीं गए। ये सुनकर मेरा दिमाग खाली हो गया। मैं बिल्कुल खो गया था। मैंने मालकन साहब से कहा कि मैं औकात का हिसाब लगाने में मसरूफ़ हो गया था। मालकन साहबा कहने लगी कि जाकर लेकर आओ। मैंने सब कुछ खाना छोड़ दिया और जब मैं घर से बाहर निकला और ड्राइवर को अपने सामने देखा तो मैंने गौर से इसकी तरफ देखा। मैंने कहा, आप मुझे बता सकते थे कि मालकन को धोखा दिया गया है। इसने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मालकों ने तुम्हें सारे बंदों का सरदार बनाया। अपना ख्याल रखना आपका काम है। ड्राइवर के अल्फाज ने मुझे हिला कर रख दिया। मालकन ने ये क्या कहा, तुम सरपरस्त और बोर्ड हो चुके थे, वरना मैं इनके आगे सर झुका लेता। मैं ड्राइवर फटाक के साथ बैठ गया और जब मैं स्कूल पहुंचा तो ये बिल्कुल खाली था। वहाँ सिर्फ नादिया थी। चौकीदार मुझे देखकर गुस्से से लाल हो गया और वो गाड़ी में बैठ गई। जब तक मैं घर नहीं पहुंचा वो मुझे फ़ोन करती रही। वो कहने लगी, अम्मी को आने जो, शिकायत ना लगाऊं तो फिर कहना मैं डर गया, इसीलिए खामोशी से सुनता रहा। जब मैं घर पहुंचा तो बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया था। नौकरानी ने घर की सफाई भी ठीक से नहीं की थी। वो बस अपनी ही सोचों में गुम थी। ये देखकर मुझे चक्कर आने लगे। मालकन के बगैर पूरा घर उजड़ चुका था। अगर मैं इनसे कुछ कहता तो वो कहते कि तुम हमारी तरह के बंदे हो, मुझसे ज़्यादा गालिब हो। मैं मालकन के बगैर हैरान रह गया। मैंने नौकरानी को अच्छी तरह से सफाई करवाने को कहा। मैंने अपनी निगरानी में पूरा घर खाली कराया था। मैं रात को थक गया था। मैं नादिया के कमरे में गया तो वो जोर जोर से
अपने स्कूल के इसबाक याद कर रही थी। मैं लॉन्च में सोफे पर सोने चला गया क्योंकि मैं सारा दिन थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे कोई और लॉन्च में है। मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि नादिया के कमरे के बाहर कोई खड़ा है, खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने ज़ोर से पूछा, वहाँ कौन है? कोई फ़ौरन किचन की तरफ भागा। मैं छलांग लगाकर किचन की तरफ भागा, लेकिन तब तक किचन खाली था, इसलिए मैंने लाइट्स ऑन कर दी। वहाँ कोई नहीं था। किचन के बाहर एक दरवाज़ा खुला। मैंने देखा तो इसकी कुंडी खुली हुई थी। मैं बाहर चला गया, लेकिन बाहर भी खामोशी थी। मैंने किचन के दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी और लॉन्च में वापस आकर लेट गया। मैं हैरान था कि रात के इस वक्त कौन आया था। नादिया के कमरे में जाकर कलीन पर लेट गया। वो बिस्तर पर लेट गई। मैं रात ढलने के साथ ही धुंडों के चटकने की आवाज़ बुलंद होने लगी तो नादिया नींद में घबरा गई। इसने कहा, अम्मी मुझे डर लगता है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। अम्मी मेरा हाथ पकड़ो। वो नींद में हाथ से बेड को मार रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। मैं अपनी जगह से उठा और आयशा के हाथ पे हाथ रख दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर गहरी नींद में सो गई। मैं काफ़ी देर इसकी गहरी नींद में सोने का इंतज़ार करता रहा और फिर मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने आयशा से अपने हाथ हटाए और कलीन पर वापस जाकर लेट गया। इसके बाद मैं नादिया के कमरे में सोने लगा। एक रात बावर्ची ने दूध का ठंडा मशरूब बनाया तो इसने कहा, तुम भी पी लो, बहुत सुकून से सो जाओगे। मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पिया और इस रात नादिया के कमरे में चला गया और इस रात मैं वक्तन बहुत गहरी नींद सो चुका था। सुबह आँख खुली तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। नादिया इस वक्त जाग नहीं रही थी और वैसे भी इतवार का दिन था, इसलिए वो सो रही थी। मैं कमरे से निकल गया तो नादिया वहाँ सोई हुई थी। जब मैंने वापस आया तो देखा नादिया वहाँ नहीं थी। पूरा घर तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मेरे दिल ने एकदम धड़कना छोड़ दिया। मैंने तमाम हाजरीन को जगाया और शोर मचाया। सब ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं मिली। मैं पूरी तरह परेशान था। मालकन ने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे इसके पास छोड़ा था। मैं इस रात बहुत परेशान था। तमाम रिश्तेदारों से बात करने के बाद तो पता चला बावर्ची भी घर से गायब था। मुझे ख्याल आया कि कुछ दिन पहले मैंने नादिया के कमरे के बाहर एक आदमी को देखा था। वो किचन की तरफ भागा था और वो अहमद था। अहमद एक बावर्ची था। मैंने फ़ौरन मालकन को कॉल लगाई और सब कुछ बताया और फिर तमाम तफसीलात के साथ बावर्ची के घर पहुंच गया। फिर इसकी बीवी और बच्चों ने कहा कि वो घर नहीं आया। फिर मोहल्ले वालों को मालूम हुआ कि बावर्ची नादिया को सुबह सवेरे एक कार में ले जा रहा था। इसका हाथ जोर से पकड़े हुए था और इतनी देर में पुलिस भी बंगले के करीब पहुंच चुकी थी। तमाम शहादत इकट्ठे करने के बाद बंगले के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से गाड़ी का नंबर हासिल किया गया और साफ नजर आ रहा था कि बावर्ची जबरदस्ती नादिया बीबी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा रहा है। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस के साथ गया। गली में पहुंचते ही मुझे याद आया कि ये किसी सुनसान जगह खड़ी थी। बावर्ची एक बार मुझे इस जगह ले आया था जहां इसके कुछ दोस्त रहते थे। मैं घर भागा जहां इसके दोस्तों के रहने की जगह थी। पीछे से पुलिस वाले भी आ रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही इनको तलाश कर लिया था। मैं ने दरवाजे को जोर से लात मारी और वो खुल गया। बावर्ची और 2 आदमी सामने खड़े थे। उन्होंने नादिया को रस्सियों से कुर्सी से बांध रखा था। वो बलक बलक कर रो रही थी। ये देखकर मेरा खून उबल पड़ा। मैंने इन्हें आते हुए नहीं देखा और मैंने इन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने इसे पकड़कर जेल में डाल दिया। नादिया ने रोते हुए मुझे गले लगा लिया। वो बहुत उदास थी। मैंने कहा, फिक्र ना करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ दिनों बाद मालकन वापस आ गई। मालकन ने नादिया को गले लगाया और रोने लगी और मुझसे कुछ कहने लगी। मुझे तुम पर भरोसा था और मैंने कहा कि अब आप फिक्र ना करें, अब कोई आपकी तरफ आंख उठाकर कभी नहीं देखेगा और ना ही नादिया की तरफ। ये सुनकर मालकन बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया।